periodic table and its properties। ये जो चैप्टर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। आप लोगों ने रेगुलर में इसको सीखा होगा और हमने लास्ट क्लास में आपको बोला भी था कि आप लोग इसको अच्छे से एक बार रिवीजन करके बैठना क्लास में, है ना। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल अलग सिस्टम है, पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में है। किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे इस पीरियोडिक टेबल एकदम से तो आया नहीं, धीरे धीरे मॉडिफाइड हुआ है। जैसे आपने सुना होगा, सबसे पहले न्यूलैंड्स आए, डावर्नियर आए, है ना, लोथरमेयर आए, फिर मेंडलीव्स आए, उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात आई तो कई एक साइंटिस्ट इस तरीके से आते गए, धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी तक 118-19 एलिमेंट तक डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी, जिस समय मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था, उस समय लगभग 63 एलिमेंट्स वर नोन, है ना, कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेट 63 एलिमेंट्स उस समय नोन थे। तो इनका 100 के ऊपर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, है ना। 100 के ऊपर आईयूपीएसी नेम से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए, उसमें कुछ होता है, जैसे 0 को हम लोग बोलते हैं निल, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं क्वाड, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को सेट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन, है ना। और इनके पीछे प्लस सरनेम आई यू एम सभी के लगा देंगे। दिस इज द सरनेम। अब देखिए, 100 एलिमेंट, पहला लेटर 1 है तो हम अन लिखेंगे, यू पहला कैपिटल लिखेंगे, ये ऐसे, ठीक है, कैपिटल अन। 0 को निल, फिर 0 है, फिर निल, फिर एम, आई यू एम सरनेम। तो देखिए, अन का यू, निल का एन, फिर निल का एन, ये इसका नाम हो गया। बोलिए, आइए समझ में बात बेटा। 101 अन, निल, अन, एम, यू एन यू। बोलिए, समझ में आ रहा बेटा। 102 अन, निल, बाई एम, क्या हो जाएगा, अन, निल, बाई एम, एम बी। 103 अन, निल, ट्राई एम, यू एन टी। बोलिए, समझ में आ रही बेटा बात की नहीं। 104 अन, निल, क्वाडियम, यू एन क्यू। बोलिए, समझ में आ रही बात। 105 अन, निल, पेंटियम, यू एन पी। बोलिए, समझ में आ रही बेटा बात की नहीं, बोलते रहिए। अन, निल, हेक्स, एम, यू एन एच। बोलिए, तो ऐसे आप लोग 119 तक लिखना है, 119 तक लिखते जाइए। फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो ब्रैकेट में लिखा वहां भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, और जो ब्रैकेट के बाहर नाम लिखा उसमें भी पहला लेटर कैपिटल, और बीच में नो स्पेस, नो कैपिटल लेटर। रूल सारा समझ में।
रूल्स आ रहे हैं समझ में बेटा? यस सर। ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल, बीच में नो स्पेस, नो कैपिटल लेटर। 107 तक लिखा है, 119 तक आप लोग लिखे, 119 तक। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, ये सब चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। छोटी मोटी चीजें आप लोग सब पढ़ चुके होंगे। इसको पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइड किया गया। मेन चीज इट्स प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज में रेडियाई और आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 4 हेडिंग प्रॉपर्टीज के लिए मेनली करनी है जो इम्पोर्टेंट है। क्लियर बेटा? 4 हेडिंग्स को हमें पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट्स हैं। देखिए अब रेडियाई की बात अगर करते हैं, हेडिंग डालिए फर्स्ट रेडियाई। तो रेडियाई पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। आगे बात समझ में? क्यों डाउन द ग्रुप इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि नए सेल्स उसमें इंक्रीज होते हैं, लगातार नया सेल इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो सेम सेल में आता जाता है, तो उसका चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिससे कि वो अंदर की ओर अट्रैक्ट कर लेता है और रेडियाई कम हो जाती है। चार्ज की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर तो हम एक चीज और पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ये माइनस चार्ज का और ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, है ना? तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो ये अंदर की ओर दब जाएंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। यहां पर हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जेड और नीचे छोटा सा डबल एफ सब्सक्रिप्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सभी इलेक्ट्रॉनों का, ये न्यूक्लियस के प्रति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन बैलेंस सेल, उसके अंदर वाले सेल आपस में इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस चार्ज के होने के कारण रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल ईच अदर, आउटर मोस्ट सेल एंड इनर सेल के बीच, जिसके कारण ये जो रिपल्सन होता है इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जेड स्टार क्या है? न्यूक्लियर चार्ज जितना होना चाहिए था माइनस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, मतलब माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। आप देखिए ना कि एक्चुअल में जितना ये न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था, उसमें कुछ कमी आ जाती है।
वो कमी क्यों आती है? ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, ये इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की ओर धक्का मारता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ी सी कमी आ जाती है। वो जो कमी आती है सिग्मा के बराबर, तो जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर? इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियाई डिक्रीज होती है। नोट करिए बेटा। जल्दी से नोट करिए। कर लिया? बोलिए, कर लिया? यस सर। अब देखिए, रेडियाई की बात हम जब करते हैं तो रेडियाई कितने टाइप की होती है ना? रेडियाई होती है एटॉमिक रेडियाई, और आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई दो टाइप की होती है, एक होती है कैटायनिक, एक होती है एनायनिक। क्लियर? तो देखिए, एनायनिक रेडियाई इज ग्रेटर देन atomic is greater than cationic radii। अगर हम बात कर लें I minus is greater than I is greater than I plus। क्लियर? तो एनायनिक रेडियाई इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियाई इज ग्रेटर देन कैटायनिक। अगर एक से ज्यादा एनायनिक रेडियाई या कैटायनिक रेडियाई है तो फिर यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस हो जाएगा। इसमें देखिए रेडियाई कैसे हम निकालते हैं, जैसे एन पे 3 माइनस, ओ पे 2 माइनस, एफ पे 1 माइनस, एन ए पे 1 प्लस, एम जी पे 2 प्लस, एल पर 3 प्लस। ऐसे इतने सारे दिए हैं, 3 एनायन दिए, 3 कैटायन दिए, इनकी रेडियाई कैसे निकालेंगे, रेडियाई का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है जो हमने आपको बताया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन में 3 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 होते हैं, 3 गेन किए 10। ऑक्सीजन में 2 माइनस, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए 10। क्लोरीन में 9 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया 10। सोडियम में 11 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 10। एमजी में 12 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 10। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 10। मतलब ये क्या हो गया आपका? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, इलेक्ट्रॉन सभी में सेम है। अब हम प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ 7 प्रोटॉन, यहाँ 8 प्रोटॉन, यहाँ 9, यहाँ 11 प्रोटॉन, यहाँ 12, यहाँ 13 प्रोटॉन होते हैं कि नहीं? अब इस कंडीशन में हमें रेडियाई की बात करें तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है सभी में, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बोलिए भाई, ये सिस्टम है आपका, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन जिसके ज्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और रेडियाई कम हो जाएगी। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रोटॉन जिसके ज्यादा होंगे उसकी रेडियाई कम हो जाएगी। ये बात आ रही बेटा समझ में? तो इसलिए इसका ऑर्डर ये हो जाएगा,
बोलिए, ये बात आ रही बेटा समझ में? यस सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केसों में इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन जिसके ज्यादा होंगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, उसकी रेडियाई कम हो जाएगी। नोट करिए ये कॉन्सेप्ट। जल्दी करिए। नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस सभी को आया बेटा समझ में? इलेक्ट्रॉन सेम है, जिसके प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसकी रेडियाई कम होगी। बोलिए, आगे बढ़ू नेक्स्ट? अभी देखिए, अगर हम रेडियाई की बात करें तो रेडियाई एक होती है आयनिक रेडियाई, दूसरी होती है कोवैलेंट रेडियाई, चौथी होती है वैन डर वाल्स रेडियाई। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? एक ये कैटायन है, दूसरा ये एनायन है, इसके बीच का डिस्टेंस d है। आयनिक रेडियाई इक्वल टू d/2। डी क्या है? डी इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस सर्कमफेरेंस से टच होता है। डी क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आयनिक रेडियाई आ गई बात समझ में? ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये d है, और कोवैलेंट रेडियाई इक्वल टू हाफ इंटू d, हाफ इंटू d। लेकिन d में फर्क है, यहाँ पर देखिए, इसका d बड़ा है, इसका d छोटा है ना, क्योंकि ये इतना पोर्शन ओवरलैप कर गया है। बोलिए, ये d, ये वैन डर वाल्स बॉन्ड होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई इक्वल टू d/2। इसका d और बड़ा है, d में फर्क, बाकी फार्मूला सेम है, रेडियाई इक्वल टू हाफ इंटू d। रेडियाई क्या होता है बेटा? हाफ इंटू d। d क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखिए, वैन डर वाल्स की सबसे ज्यादा, उससे कम आयनिक की, सबसे कम कोवैलेंट की, तो रेडियस भी उसी रेशियो में हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस वैन डर वाल्स की ज्यादा है, फिर रेडियस आयनिक की ज्यादा है, फिर रेडियस कोवैलेंट की ज्यादा है। बोलिए, ये बात आई बेटा समझ में कि नहीं? आई ए या फिर आई आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो क्या हो गया? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑर्बिटल।
वैलेंस शेल ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन। अब देखिए कोई मेटल है, उसको एनर्जी दी गई, उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इधर एनर्जी दी गई, इसको अगर हम इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एनर्जी क्या कहलाती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी है I(E1). इस m प्लस से फिर से एनर्जी दी गई और m2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो इस एनर्जी I(E2) और m2 प्लस प्लस एनर्जी दी गई, m3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव, दिस इज द I(E3), है ना। The energy required to remove an electron from valence shell orbital. Clear? तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा दिस इज द IE1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा IE2, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा IE3। नोट कर लीजिए। और ये लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल IE आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। Down the group IE decrease. Left to right in the periodic table IE increase with some exceptions. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये एक्सेप्शन है, बेरिलियम टू बोरान ये एक्सेप्शन है, बेरिलियम टू बोरान, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन एक्सेप्शन है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, पर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की कम होती है, बेरिलियम टू बोरान बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरान की कम होती है। तो ये दो एक्सेप्शन है, बाकी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। नोट कर लीजिए जल्दी से। और अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो उसमें 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है सेल का, फर्स्ट सेल से एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, देन सेकेंड सेल, देन थर्ड सेल, देन फोर्थ सेल, देन डॉट डॉट एन सेल। आयोनाइजेशन एनर्जी किस सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है। फर्स्ट सेल से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, देन सेकेंड सेल, देन थर्ड सेल, देन फोर्थ सेल, है ना। अब देखिए अगर सेल नंबर सेम है तो सब सेल की बात करें, एस से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, देन पी से, देन डी से, देन एफ से। सेल नंबर अगर सेम है तो सब सेल को चेक करते हैं जिस सब सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो अगर एस सब सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अगर पी से हो रहा तो उससे कम, डी से हो रहा तो उससे कम, एफ से हो रहा तो उससे कम। अगर सब सेल भी सेम है तो हम क्या करेंगे, फुल फील्ड ऑर्बिटल से हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड देन हाफ फील्ड, देन पार्शली फील्ड।
ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। अब देखिए हम इन सब के एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो जो ये एक्सेप्शंस है वो यही कहता है। यहाँ पर देखिए ये एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर देखिए ये हाफ फील्ड है, दोनों में सेकेंड ऑर्बिटल है, सेकेंड ऑर्बिटल से फिर p ऑर्बिटल है, फिर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4। ये हाफ फील्ड है, ये पार्सली फील्ड है। तो IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये एग्जांपल आ गया समझ में। अब दूसरा एक एग्जांपल आपको देते हैं बेरिलियम और बोरान का। तो बेरिलियम का 4 होता है 1s2 2s2, बोरान का 5 होता है 1s2 2s2 2p1। सेल नंबर सेम है 2 2 है, पर वहां पर s से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पर p से जा रहा है, इसलिए IE1 ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान। ओके। सेल नंबर की अगर हम बात करें तो सोडियम और पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s1, ये किसका है? ये सोडियम का है, 11 होता है। और अगर लिथियम की बात करें 1s2 2s1। तो यहाँ पर देखिए ये 2s से जा रहा है या 3s से जा रहा है, मतलब IE1 of lithium is greater than sodium। नोट करिए ये सभी एग्जांपल। और नोट करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है IE2 of ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए IE2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होगा? IE1 तो हमने बताया पूरा, नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से। चलो ये नोट कर लिया बेटा सभी ने। तो वो क्वेश्चन का आंसर हो गया IE2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, उसका आंसर। ऑक्सीजन का IE2 ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का कम होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी सबसे हाईएस्ट IE1 इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे हाईएस्ट IE1 इन द पीरियोडिक टेबल। बोलो बेटा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? हाईएस्ट IE1 इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन। नहीं, हीलियम। हीलियम को, ठीक है। हीलियम है द हाईएस्ट IE1 इन द पीरियोडिक टेबल। और लोएस्ट IE1 इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होकर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाला, लोएस्ट IE1 इन द पीरियोडिक टेबल। बताओ बेटा, सभी लोग बताओ, ओपन टू ऑल है क्वेश्चन, सभी के लिए है। लोएस्ट IE1 इन द पीरियोडिक टेबल। सभी के लिए है क्वेश्चंस बेटा, बोलो ना। लोएस्ट IE1 इन द पीरियोडिक टेबल। सीजियम, CS। फर्स्ट ग्रुप का सबसे नीचे एक एलिमेंट होता सीजियम।
तो लिखिए CgM इज द हाईएस्ट लोएस्ट IE1 इन द periodic table. पॉइंट लगा के लिखिए CgM इज द लोएस्ट IE1 इन द periodic table. CgM is the lowest, has the lowest IE1 in the periodic table. CgM सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड करके इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है. कितनी कम? इवन उसे सनलाइट में रखेंगे तो एनर्जी उससे एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, मतलब इतनी कम. तो इसलिए एक क्वेश्चन आया था मेडिकल में, क्वेश्चन था विच इज द बेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर्स, और एक ऑप्शन में CgM रखा था. फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर मतलब फोटो मतलब लाइट, लाइट से ही इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है. तो क्वेश्चन लिख लीजिए सीधे, CgM इज द बेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर्स. CgM is the best photo electron emitters. CgM is the best photo electron emitters. नोट किया? बोल दिया करो यार, बोलते रहो बेटा. नोट कर लिया? CgM is the, हाँ सर फ्रैंक्सियम नहीं होगा? फ्रांसियम बेटा रेडियो एक्टिव लिक्विड में होता है, इसलिए नहीं होता है. फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है और लिक्विड में होता है, ठीक है. इसलिए फ्रांसियम के पहले CgM आता है, CgM तक ही सीमित है. देखिए CgM is the best photo electron emitters. नेक्स्ट पॉइंट है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लोएस्ट IE किस ग्रुप की होती है? किस ग्रुप की IE1 सबसे लोएस्ट होती है? फर्स्ट ग्रुप की. वेरी गुड. तो लिख लो एल्कली मेटल्स, पहला वाला फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स हैज लोएस्ट IE1. लिखो पॉइंट, फर्स्ट ए ग्रुप एल्कली मेटल्स हैज लोएस्ट IE1. पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट IE किस ग्रुप की होती है? IE1 सबसे ज्यादा किसकी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में? किस ग्रुप की? बोलिए, किस ग्रुप की IE1 सबसे ज्यादा होती है? नोबल गैसेस किसकी होती है? नोबल गैसेस. लिख लिया? अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सोडियम और मैग्नीशियम में IE1 किसका ज्यादा होगा, बताओ. सोडियम और मैग्नीशियम में IE1 किसका ज्यादा होगा? बोलिए बेटा. मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का. क्यों? क्यों बेटा? बिकॉज लेफ्ट टू राइट आई इंक्रीज होती है. लेफ्ट टू राइट IE इंक्रीज होती है. अच्छा, चलो बिल्कुल सही है आपका कॉन्सेप्ट. अच्छा, एक चीज और बताएंगे, सोडियम में ही IE1 और IE2 क्या ज्यादा होगा? सोडियम का मतलब सोडियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी? सोडियम का ही अगर बात करें, IE1 एंड IE2 ऑफ सोडियम, ये बताओ बेटा. IE2 of sodium is greater than IE1 of sodium. क्यों? As the first electron has been removed, the nuclear effective charge on the nucleus would increase, and that would
attract the valence electron, Yes. current valence Okay, electron okay. more. So we Okay, would right, require more right, energy. right, right. I1 and I2 of magnesium. मैग्नीशियम का I1 ज्यादा होगा कि I2 ज्यादा होगा? सर I2 ही, ये शायद से सर I2 ही ज्यादा है I1 से। क्यों? वही सर वही सर, कॉन्सेप्ट है ना, वही कॉन्सेप्ट। यस सर। इसीलिए तुमने ये वाला पूछ दिया है। नहीं, I2 ज्यादा होगा, I2 कम होगा, I1 ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम में लास्ट में क्या आता है? S2, S2 है ना, और S2 फुल फील्ड है, उससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मैग्नीशियम का ये है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो I1, फिर क्या बच जाएगा? 3s1। यहां से एक दूसरा सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा I2। बोलिए, तो यहाँ पर फुल फील्ड से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाफ फील्ड से जा रहा है, किससे एनर्जी ज्यादा लगेगी? बोलिए, ये कॉन्सेप्ट आया समझ में कि नहीं? बोलिए बेटा, सभी को ये कॉन्सेप्ट आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो I2 किसका, जब I2 और I1 फुल फील्ड से जा रहा है, I2 हाफ फील्ड से जा रहा है ना, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सर अभी आई बात समझ में बेटा आपको? बोलिए अथर्व, बोलिए बेटा, ये बात आई समझ में? यस सर। और सोडियम का केस जो था वो ऐसा था, यानी 1s2 2s2 2p6 3s1, ये एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या I1, फिर 2p6 से जाएगा तो I2, ये फुल फील्ड है, सेकंड है, ये थर्ड ऑर्बिटल से जा रहा था, तो I2 is greater than I1 of सोडियम। आ रही बात समझ में? सोडियम का I2 ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का I1 ज्यादा होगा। राइट, ये आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूरा हो गया, आप लोग पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब नेक्स्ट थर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, EA या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेफिनेशन लिखिए। द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added into the valence shell orbital. The energy released when an electron is added into the valence shell orbital of 1 mole gaseous atom. यहाँ पर देखिए, A है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया गया तो A पे माइनस, द एनर्जी रिलीज्ड EA1। Clear? The energy released when an electron is added into the valence shell orbital of gaseous atom. फिर देखिए, A पे माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया तो A पे 2 माइनस प्लस एनर्जी जो रिलीज हुई EA2।
फिर ए पे 2 माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया, ए पर 3 माइनस प्लस EA3। क्लियर? देखिए EA3 is greater than EA2 is greater than EA1, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर देखेंगे हम, यहां तो एक इलेक्ट्रॉन गया आसानी से, सेकेंड स्टेप में आएंगे तो यहाँ पर पहले से माइनस चार्ज लगा हुआ हमारा एटम है, वो भी माइनस चार्ज का हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी माइनस चार्ज का, तो आसानी से नहीं जाता है, ये रिपेल करता है एक दूसरे को। जब ये एटम है हमारा और ये माइनस चार्ज है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी माइनस चार्ज का अंदर आता है, तो ये माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी हमें देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती डालना पड़ता है उसमें, तो ये एनर्जी रिलीज नहीं होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। इसी तरीके से यहाँ पर अब तो ये डबल नेगेटिव चार्ज हो गया, रिपेल करेगा इसको, ये एनर्जी हमें देनी नहीं, निकलेगी नहीं, देनी पड़ेगी एनर्जी। तो EA3 and EA2 is always इंडोथर्मिक, एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ एनर्जी निकलेगी, इसलिए EA1 is एक्सोथर्मिक, बट नॉट ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा बट ऑलवेज नहीं होगा। किस केस में नहीं होगा? सेकेंड ग्रुप, मतलब बेरिलियम, सेकेंड ग्रुप मतलब बेरिलियम फैमिली में, एंड इनर्ट गैस मतलब नोबल गैसेस में, इन दो केसेस में इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये एक्सेप्ट है, एक्सोथर्मिक नहीं होगा। इन दोनों केस में क्या होगा? इंडोथर्मिक होगा, क्योंकि इन दोनों को सेकेंड ए ग्रुप बेरिलियम फैमिली या इनर्ट गैस नोबल गैस वाले, इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे, जबरदस्ती डालेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्सोथर्मिक नहीं होगा एक्सेप्ट इन दोनों में, बाकी सभी में एक्सोथर्मिक होगा EA1। आ गई बात समझ में बेटा? जल्दी से नोट करिए। चलिए अभी देखिए पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, तो लेफ्ट, और यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की नीड होगी एटम को, उतना ही इजिली एडिशन हो जाएगा, उतना ही ज्यादा EA होगी। ये बात जरूर नोट कर दो, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लिखो एक पॉइंट, मोर नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इजी एडिशन, more need of electron, more easy addition. More is the EA. More is the EA. More need of electron, more easy addition, more is the EA. तो जितना ज्यादा नीड होगी, अब देखिए डाउन द ग्रुप EA decrease, down the group in the periodic table EA decrease. Down the group in the periodic table EA decrease.
डाउन द ग्रुप, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर, नाइट्रोजन, उसके नीचे फास्फोरस, इधर क्या है और कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, एल्युमिनियम, Pe, Mg, Li, सोडियम, यही तो है ऐसे, है ना। ये कौन सा पीरियड है? ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, जानते हैं बेटा? बोलिए यार, हाँ ना तो बोल दिया करो। यस सर। तो देखिए, अभी आपने लिखा डाउन द ग्रुप ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल ये डिक्रीजेस। decreases, but some exceptions. कौन सा? सेकंड टू थर्ड पीरियड। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज होता है। इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, यहाँ पर इंक्रीज, उसके बाद पूरा डिक्रीज होता है। मतलब है क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फास्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन, एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन बोरान, Mg is greater than Be, सोडियम इज ग्रेटर देन लिथियम। ये एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्ट सेकेंड टू थर्ड पीरियड। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ये बात सही है, लेकिन विथ सम एक्सेप्शंस, सेकेंड टू थर्ड पीरियड इंक्रीज होता है। लिखिए ये बात लिखिए। आ रही बेटा बात समझ में जो हम कहना चाहते हैं आपसे? अब देखिए, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases, बट फ्लोरीन तक, मतलब हाइलोजेंस तक इंक्रीजेज। कहां तक? टिल हाइलोजेंस। कहां तक? टिल हाइलोजेंस। क्यों? क्योंकि हाइलोजेंस को आपने देखा होगा, एक इलेक्ट्रॉन की बहुत सख्त नीड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। हाइलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो। अगर हम हाइलोजन के आगे बढ़ेंगे, नोबल गैसेस की बात करेंगे, तो वहां पर उसे नो नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका E विल बी 0। अगर हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहते हैं नोबल गैसेस में, तो ह्यूज एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड नोबल गैसेस के लिए। जनरली E विल बी 0। तो लिखिए एक पॉइंट, noble gases है generally E will be 0। noble gases है generally E will be 0। noble gases है generally E will be 0। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा E किसका होगा? हाइलोजन का।
लिखिए halogens has highest EA1 in the periodic table. Halogens has highest EA1 in the periodic table. सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप का पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा EA1 किस एलिमेंट का होगा? बताओ बेटा। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा EA1 किस एलिमेंट का होगा? मतलब जिस एलिमेंट को सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, किसका होगा? फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन। क्लोरीन। फ्लोरीन। Cl फ्लोरीन। एफ एफ। एफ क्यों? देखिए एक्सेप्शन में आता है एफ। एफ तो सेकंड पीरियड में आता, अभी तो एक्सेप्शन लिखाया है। क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन लिखा है कि नहीं? क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन लिखा है कि नहीं? क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन दिख रहा है आपको कि नहीं? यस सर। क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो हाईएस्ट क्लोरीन हैज द हाईएस्ट EA1 in the periodic table. लिखिए क्लोरीन हैज द हाईएस्ट EA1 in the periodic table. Chlorine has the highest EA1 in the periodic table. Next question बताइए आप लोग, which group member possess second EA will be 0? Which group members possess second EA will be 0? Which group members possess second EA will be 0? Which group members possess second EA will be 0? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है बेईमानी करैक्टर। डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, the power of an element to attract the shared pair of electron. The power of an element to attract the shared pair of an electron. एलिमेंट की वो खुद की पावर होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बस कौन से इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो शेयर किए हुए होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे A bond B है, suppose that B is more electronegative than A, then the shared pair of electron shifted towards the more electronegative atom B and partially negative, partially positive sign occurs. This is the electronegativity, is the power of an element. इस एलिमेंट की एक पावर है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। नोट करिए। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पीरियोडिक टेबल में बात करें तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो किस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है? Which group member possess highest electronegativity? No, halogens.
हैलोजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ग्रुप की होती है? फर्स्ट ए ग्रुप, एल्कली मेटल्स। क्लियर? अगर हम एलिमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट की होती है? किस एलिमेंट की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा? फ्लोरीन की। फ्लोरीन। अगर हम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट की होती है? बोलिए बेटा, सबसे कम लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पूरी पीरियोडिक टेबल, बोलिए। लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल किसकी होती है बेटा? बोलिए। सीजीएम, सीएस। मेरी आवाज सुन पा रहा है बेटा आप लोग कि नहीं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा है। कुछ यार हाँ ना तो करो। जो हम बोल रहे हैं सुन पा रहे हो? हाँ तो बोल दिया करो बेटा। लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल इज सीजीएम, सीएस, सीजीएम। अब देखिए, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम उपयोग यूज कहां पे करते हैं, है ना? तो यहां पर आपने देखा होगा B is more electronegative than A. तो डेल्टा X means electronegativity difference. डेल्टा X क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। क्लियर? डेल्टा X क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिसकी ज्यादा है उससे, जिसकी कम है उसकी माइनस कर दीजिए। क्लियर बेटा? यस सर। अब देखिए, डेल्टा एक्स से हम बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक करेक्टर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट करेक्टर। मतलब जितना ज्यादा डेल्टा एक्स होगा उतना आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा डेल्टा एक्स होगा उतना कम कोवैलेंट करेक्टर होगा। बात आ गई समझ में? आयनिक करेक्टर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। एक ही बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा, मतलब उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब उतना ही ज्यादा वो पोलैरिटी रखता है। क्लियर? बोलिए। ये सारी चीजें डेल्टा एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, कोई भी बॉन्ड ए बॉन्ड बी है, मतलब बॉन्ड करेक्टर इसका होता है 100%। इसमें आयनिक करेक्टर प्लस कोवैलेंट करेक्टर इक्वल टू 100% होता है किसी भी बॉन्ड में। अगर एक करेक्टर हमने निकाल लिया, आयनिक करेक्टर निकाल लिया, अगर 10% है तो कोवैलेंट करेक्टर 90%, आयनिक करेक्टर 20% है, कोवैलेंट करेक्टर 80%,
आयनिक करेक्टर 30% है, कोवेलेंट करेक्टर 70%, आयनिक करेक्टर अगर 60% है, कोवेलेंट करेक्टर 40%, आयनिक करेक्टर अगर 80% है तो कोवेलेंट करेक्टर 20%। ये बात आ गई समझ में बेटा? किसी भी बॉन्ड में आयनिक करेक्टर प्लस कोवेलेंट करेक्टर इक्वल टू 100% करेक्टर होता है। बॉन्ड करेक्टर 100%, उसमें आयनिक करेक्टर प्लस कोवेलेंट करेक्टर मिक्स्ड होता है। अगर हमने उसका एक करेक्टर निकाल लिया तो दूसरा करेक्टर निकाल सकते हैं, 100 माइनस कर दीजिए। आयनिक करेक्टर अगर निकाल लिया तो 100 माइनस वो आयनिक करेक्टर इक्वल टू कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए, टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर, टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देंगे जिससे कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा पूरा जल्दी से, फास्ट। हाँ कर लिया बेटा सभी लोगों ने? बोलिए। यस सर। तो अभी देखिए, अगर हम आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, तो फिर हम आयनिक करेक्टर का ऑर्डर या कोवेलेंट करेक्टर या परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट करेक्टर या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सब निकाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, है ना? देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, Cl का 3.0, Br का 2.8, I का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है। आपको निकालना है HF, HCl, HBr, HI का परसेंटेज आयनिक करेक्टर। यह जो बॉन्ड है इसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या होगा? तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बताइए? इसका डेल्टा एक्स कितना होगा HF का? आप ही लोग बताइए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर आप सोचो ये सब कैलकुलेट करके हम रख देंगे और आप कॉपी कर लोगे। आप ही को सब बताना पड़ेगा, उतना ही मैं लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा, कुछ भी यही छोड़ दूंगा। बताइए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी HF में? आपको H की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है और F की भी पता है, तो डेल्टा एक्स निकाल लेंगे। बोलिए। बोलिए बेटा। प्यार से पूछ रहे हैं,
बता दो अभी। 37.9। क्या चीज? परसेंटेज पूरा? क्या चीज 37.9? डेल्टा एक्स 37 कहाँ से आ जाएगा? ये 4.0 है, 3.0 है, 2.8 है, 2.5 है, 2.1 है। सही से निकालिए। सही से निकालिए। बोलिए। 1.9। 1.9। HCl का जल्दी जल्दी सभी का बताइए। जल्दी जल्दी और सभी लोग बताइए। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो आगे पढ़ाने से फायदा क्या है? सभी लोग बोलिए जल्दी से। डेल्टा एक्स क्या होगा? बोलिए। सर 0.9। 0.9। बाकी का आगे जल्दी जल्दी बोलते रहिए। और आप एक ही लोग बोल रहे हो, बाकी सब बच्चे इसमें 18 बच्चे 19 जुड़े हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? हाँ बोलिए। 1.7। हैं? HBr का 0.7। 0.7। और बाकी का HI का 0.544। 0.4। चलिए, ये डेल्टा एक्स आपने लिखा, डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर लिखा है ना? तो इनका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलिए। डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक कैरेक्टर, क्या हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर? बोलिए यार, जिसका डेल्टा एक्स ज्यादा होगा सर कैरेक्टर ज्यादा होगा। हाँ सर पूरा बताओ क्या? सर हाँ। 43.0435%। अच्छा, परसेंट मत अभी बताओ, अभी तो हमने ये कॉन्सेप्ट दिया है, डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। डेल्टा एक्स आपने निकाल लिया है तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर तो लगा सकते हैं। ये ऑर्डर आया समझ में आयनिक कैरेक्टर का? कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? बोलिए। सभी लोग बोलते रहो यार। कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है? बोलो। अगर तुम लोग ऐसी नौटंकी करते रहोगे तो हमने 3 नाम इसमें से छांट लिए, उन्हीं 3 बच्चों को सिर्फ सिखाएंगे अलग से, बाकी इसमें लेक्चर बंद। खूब समझ लो, हम इस टाइप के बच्चों को सिखाते ही नहीं है, जैसा आप बिहेवियर कर रहे हो पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ। बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब नहीं। जल्दी बोलिए। कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा?
लिखा है साफ साफ डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब इसका क्या होता है? बोलिए। डेल्टा एक्स जितना ज्यादा है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आया समझ में? बोलो भाई बोलो। यस सर। सर सिर्फ 3 ही बच्चे बोलते हैं जब भी बोलो, बोलने को बोलो, बाकी सब क्या करते रहते हो? 22 लोग जुड़े हुए हैं और 3 ही लोग बोलते हैं। और तुम लोग जो ये चैटिंग में मैसेज भेजते हो ना, ये मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये ध्यान रखना। कितनी बार मैंने बोला है, बोलना सीखो, बोलना। पढ़ाते हैं हम फ्रंट पे खड़े होके, चैटिंग का मैसेज पीछे आता है तो हमें वो कैसे समझ में आएगा कब किसने क्या मैसेज दिया है? चैटिंग वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए, कई बार मैं बोल चुका हूँ। और आगे हमने न्यूक्लियर एकेडमी में प्रपोजल दे दिया है सिर्फ 3 बच्चों को सिखाने के लिए, उनका अलग से क्लास लेंगे, बाकी इस बैच में मैं लूंगा ही नहीं अगर आप नहीं सुधरते हो तो। अभी मैं बोल रहा हूँ 22 बच्चे जुड़े हुए हैं और 22 में सिर्फ 3 बच्चे बात करते हैं। बोलिए। अब देखिए, परसेंटेज यानी करेक्टर निकालना है आपको, है ना? या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा इनमें? इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोई बता पाएगा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? बोलिए, बोलो। क्या लिखा है? डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लिखा है ना? बोलो बोलो, आज ही मेरा मूड खराब हो रहा, आज के बाद लेक्चर बंद। अभी भी आप लोग अपना बिहेवियर सुधारो, छोटी छोटी बातों का जवाब देना सीखो। जल्दी बताओ, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यार साफ साफ लिखा, डेल्टा सर एक्स एच आई। डायरेक्टली। एच आई क्यों? डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जिसका डेल्टा एक्स ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डेल्टा एक्स किसका ज्यादा है? एच एफ। एच एफ। सर HF HCl एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। ठीक है। अब चलिए ये फार्मूला लगा करके परसेंटेज करेक्टर निकाल लीजिए, कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है सभी में। फर्स्ट में बताइए, एच एफ में आयनिक करेक्टर का परसेंटेज कितना है? आयनिक करेक्टर का परसेंटेज क्या है? बोलिए। सर हाँ सर HF का आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज है 43.0435। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 43%। राउंड ऑफ में बता दीजिए, कुछ जरूरी नहीं पूरा पॉइंट में निकालो, अप्रोक्सीमेट। और बताइए, आयनिक करेक्टर परसेंटेज 43%। और बताइए, जल्दी जल्दी, फास्ट बोलिए बेटा सभी लोग। सर HCl का है 18%। HCl का है 18%। अच्छा, और कि 17% है? सर कितना? 17 17%।
So Yes, sir. 17%. 17, हाँ 17%, 17%। और बोलिए। HBR का 13%. 13%, वेरी गुड, सही है। और बोलिए। सर हाँ HI का 6.96, 7%। 7%। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाल लिया सभी का। अब कोवेलेंट करैक्टर निकाल सकते हैं क्या? हंड्रेड माइनस कर दीजिए। बोलिए बेटा। 100 माइनस कर दीजिए। सर Sir, HF का 57%। 57. हाँ 57%। बाकी का 83. कितना? 83। 83%। हाँ और 87। 87. 87%। और 93. 93. 93%। तो ये सब आसान है कि नहीं निकालना? Yes. Yes, sir. हाँ। इसी में हम लोग पोलैरिटी भी निकालते हैं। पोलैरिटी मतलब क्या है? आयनिक करैक्टर, है ना? आइए देखिए ना, पोलैरिटी ये लिखा है ना, डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जितना डेल्टा एक्स होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी होगी, मतलब वो बॉन्ड पोलर होगा। पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोलर बॉन्ड, राइट? अब देखिए, ये पूरा नोट कर लिया, रफ कर दूं? Yes, sir. देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन 1.7, then the ionic bond. If delta x is less than 1.7, then polar covalent bond. If delta x equal to 1.7, then the 50% ionic and 50% covalent bond, right? नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। जल्दी से नोट करिए। तो इसके हिसाब से HF, HCl, HBr, HI में कौन सा आयनिक बॉन्ड है? इसके हिसाब से ये अकॉर्डिंग टू पाउलिंग्स है। ये जो सिस्टम लिखा डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, ये पूरा डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन 1.7, ये अकॉर्डिंग टू पाउलिंग्स। पाउलिंग साइंटिस्ट का नाम है।